कहानी है आज की नारी आगे बढ़ रही है। सदा चहकने वाली दीप्ति का कॉलेज से लौटने पर मुरझाया चेहरा देखकर प्रणीता ने घबराकर पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? बस ऐसे ही, संक्षिप्त सा उत्तर देकर दीप्ति अपने कमरे में चली गई। बढ़ती उम्र के साथ दीप्ति उसकी पुत्री ही नहीं मित्र भी बन गई थी। कम बोलना तथा गंभीर से गंभीर समस्याओं को हंसी में उड़ा देना उसकी आदतों में शुमार था। लेकिन उदास होना उसकी प्रकृति नहीं थी। यह जिंदादिली उसे अपने पिता देवेश से विरासत में मिली थी, जिनका तकिया कलाम था, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं। और सच अपनी इसी दार्शनिकता के कारण जटिल से जटिल समस्याओं में भी वह न कभी निराश हुई और न ही कभी हताश, क्योंकि पिता के समान ही उसका भी मानना था कि हताशा या निराशा व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का हस करती है। परिणाम स्वरूप हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। देवेश की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात प्रणीता भी इसी दर्शन के सहारे अपनी समस्याओं, दर्दे गमों को भूलकर जीवन नया को पार लगाने की चेष्टा करने लगी थी। पर आज कॉलेज से लौटी हंसमुख, खुशमिजाज दीप्ति को उदास देखकर उसका मन न जाने कैसा कैसा हो आया था। कॉफी बनाकर प्रणीता दीप्ति के कमरे में गई तो देखा कि वह पलंग पर लेटी अपलक छत की ओर निहारे जा रही है। वह अपने विचारों में इतनी तल्लीन थी कि उसे उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। पास रखे स्टूल पर कॉफी रखकर प्रणीता ने उसके निकट बैठते हुए हाथ से उसका माथा सहलाते हुए पुनः पूछा, क्या बात है बेटी, क्या तबीयत ठीक नहीं है या क्लास में किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? कुछ नहीं मम्मा, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। अच्छा बताओ, आपको आज बुखार तो नहीं आया? आपने समय से दवा ली? मैं भी कैसी लड़की हूँ, हफ्ते भर से बीमार माँ की सेवा करने के बजाय उसे परेशान कर रही हूँ। दीप्ति ने बात बदलते हुए चिंतित स्वर में कहा, बेटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वह सुखी है या दुखी। तुम जरा सी बात पर परेशान होने वाली लड़की नहीं हो, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी बेटा, हमारा एक दूसरे के अतिरिक्त है भी कौन? यदि हम एक दूसरे को अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ा थक गई हूँ, दीप्ति ने बात टालते हुए कहा। प्रणीता जानती थी दीप्ति की उदासी की वजह थकान नहीं कुछ और ही है। दीप्ति का व्यवहार देखकर अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वह सचमुच बड़ी हो गई है। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं को माता पिता के सामने रखकर उसका समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किंतु वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी समस्याओं का हल वह स्वयं ढूंढना चाहते हैं। शायद बड़े होने का एहसास उन्हें माता पिता को परेशान करने से रोकता है। लेकिन यह भी एक निर्विवाद सत्य है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता की नज़रों में बच्चे ही रहते हैं। यद्यपि उसे दुखी देखकर वह मन ही मन विचलित अवश्य हो गई थी, पर उसने उसे ज्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। प्रणीता को पिछले 15 दिनों से हाई फीवर चल रहा था। ब्लड टेस्ट करवाने पर मलेरिया निकला था। दवाएं चल रही थीं। पिछले 2 दिनों से फीवर न आने के कारण आज वह स्वयं को प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। लेकिन आज दीप्ति की अनकही परेशानी ने उसे चिंतित कर दिया था। प्रणीता की जिंदगी दुखों से परिपूर्ण रही थी। यदि दीप्ति उसकी जिंदगी में नहीं होती तो शायद उसका जीना भी कठिन हो जाता। अवसाद के क्षणों में आत्महत्या करने का विचार कई बार उनके दिमाग में आया था, किंतु मासूम दीप्ति की भोली सूरत उसे सदा जीने के लिए प्रेरित करती रही थी। दीप्ति जब 6 महीने की थी तभी प्रणीता के पति देवेश का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। माता पिता थे नहीं, भाई विनीत का दिल विशाल नहीं निकला। अभी उसके आंसू सूखने भी न पाए थे कि विनीत ने अपनी परेशानी का रोना रोते हुए उसका सहारा बनने से इनकार कर दिया। जीवन के उन कठिन क्षणों में उसके भाई समान जेठ नरेश ने उसे सहारा दिया था। देवेश का सारा पैसा उन्होंने उसके नाम करवा दिया था। जीवन चल निकला था, किंतु धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि जेठानी प्रीति भाभी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वह बात बात पर खींचने लगी है तथा उसके प्रत्येक काम में त्रुटि निकालकर बच्चों के सामने डांटने में भी हिचकिचाती नहीं है। नरेश भैया जब उसका पक्ष लेते तो वह उन्हें भी झिड़क दिया करती थी। वैसे भी हम दो हमारे दो के युग में सभी को अपनी गृहस्थी में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित प्रतीत होने लगा है।
एक दो दिन, साल 2 साल की बात हो तो कोई सहन भी कर ले, लेकिन किसी रिश्ते को जिंदगी भर के लिए निभाना कठिन ही नहीं कष्टप्राय भी है। और फिर जिस व्यक्ति के कारण उसका इस परिवार से संबंध था जब वही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में संबंध का निर्वाह करने का प्रयत्न करना नरेश भैया और प्रीति भाभी का बड़प्पन ही कहा जाएगा। पर धीरे धीरे प्रीति भाभी का बड़प्पन कहीं खोने लगा था। नरेश भैया ने कभी दीप्ति और अपने बच्चों राशि और राकेश में भेद नहीं किया। वह अगर अपने बच्चों राशि और राकेश के लिए कपड़े या खिलौने लाते तो दीप्ति के लिए भी अवश्य लाया करते थे। यहाँ तक कि जेठानी के लिए साड़ी लाते तो उसके लिए भी लाते। लेकिन यही बात जेठानी को सहन नहीं होती थी। आखिर पति की आमदनी में सदैव के लिए किसी का भागीदार बनना उनका स्त्री मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वह अकारण ही अपना क्रोध उस पर निकालने लगी थी। प्रीति इधर आओ। प्रीति के आते ही उन्होंने कहा, प्रीति आज प्रणीता का जन्मदिन है, लो तुम इसे गिफ्ट दे दो। इसमें क्या है? अन्मयस्कता से प्रीति भाभी ने पूछा था। एक साड़ी है, यह हमारी ओर से तुम्हारे जन्मदिन पर छोटी सी भेंट है, कहते हुए उन्होंने प्रीति भाभी से उसे गिफ्ट दिलवाई। हाथ में एक पैकेट पकड़ते हुए कहा तो वह सुखद आश्चर्य से भर उठी थी। उसे लगा अभी भी कोई है जिसे उसकी चिंता है। अपनी मानसिक अवस्था के कारण उसे तो स्वयं ही याद नहीं रहा था कि आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन तथा विवाह की वर्षगांठ काफी जोर शोर से मनाने की प्रथा इस परिवार में पहले से चली आ रही थी। उसे आज भी याद है। विवाह के कुछ दिन पश्चात ही पड़े उसके पहले जन्मदिन पर देवेश ने सुबह उठते ही उसे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारी साड़ी भेंट की थी, तथा छुट्टी लेकर पूरे दिन शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर करवाई और वरन मूवी देखकर तथा रात्रि में भोजन करके ही घर लौटे थे। जीवन में पहली बार जन्मदिन मनाया जाना, वह भी इस तरह, उसे अभिभूत कर गया था। देवेश जब तक जीवित रहे उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने में कभी चूक नहीं की थी। यहाँ तक कि एक बार उसे उसके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें टूर पर जाना पड़ गया था, किंतु सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका फोन आ गया था, हैप्पी बर्थडे का संदेश लेकर। वह कभी इस तरह के दिखावे और फिजूलखर्ची करने को मना करती तो वह कहते, यही तो जीवन के छोटे छोटे क्षण हैं प्रणीता, जो जीवन में प्रसन्नता का संचार करते हैं। यदि इन्हें ही भरपूर नहीं जिया गया तो जीवन नीरस होकर रह जाएगा। अरे यार, जीवन जिंदादिली का नाम है, मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं। नरेश भाई और प्रीति भाभी से प्राप्त उपहार को पाकर वह प्रसन्नता को सहेज भी नहीं पाई थी कि बेडरूम से आती आवाजों ने उसका सुख चैन छीन लिया। कहीं तुम्हारे मन में संवेदना जताते जताते उसके लिए प्रेम तो नहीं पनपने लगा है? वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की पत्नी है। बात बात पर उपहार देना क्या तुम्हें शोभा देता है? ऐसा करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम क्या कह रही हो प्रीति? प्रणीता मेरे दिवंगत भाई की पत्नी है, मेरा उसके प्रति कुछ दायित्व है। दायित्व है तो निभावना, पर जन्मदिन मनाना, बात बात पर उपहार देना बंद करो। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं। मैंने क्या कभी राशि और राकेश और तुम्हारे प्रति अपना कोई दायित्व निभाने में कोताही की है? तुम यह क्यों भूल रही हो? प्रणीता और दीप्ति भी तो हमारे अपने ही हैं। तुम्हारे लिए होगी पर मेरे लिए वह हमारे सुखों पर कुंडली मारे काली नागिन की तरह है। मुझे तो डर है कि वह कहीं मुझे ही डसकर मेरी जगह न आ बैठे। प्रीति, अचानक नरेश भैया चिल्लाए थे, उसी के साथ जेठानी का रोने का स्वर उसे भयभीत कर गया था। शायद भाभी ने भैया के कहने से उसे उपहार दे तो दिया था, पर अपनी ईर्ष्या स्वरूप वह इस बात को पचा नहीं पाई थी। तभी एकांत पाते ही उनका क्रोध सारी सीमाएं तोड़कर बह निकला था। उस दिन सबने खाया भी तो ऐसे जैसे वे सब पास रहकर भी दूर दूर हो गए हैं। और वह बेबस सी पूरी रात 4 वर्षीय नन्ही दीप्ति को सीने से लगाए काफी देर तक रोती रही थी। जेठानी सच ही तो कह रही है, वह तो काली नागिन है जिसने उनका सुख चैन छीन लिया है। पर क्या एक अकेली स्त्री किसी की बहन या बेटी समान नहीं हो सकती? सदा उसे गलत ढंग से ही क्यों देखा जाता है? एक विधवा का जीवन न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी बोझ है। एक स्त्री की इच्छाएं आकांक्षाएं तो उसके पति की चिता के साथ ही भस्म हो जाती है, पर मन और शरीर अत्याचार सहने के लिए रह जाता है। उसने उसी समय निर्णय कर लिया था कि रिश्तों के बंधन और कमजोर हों उससे पूर्व ही वह अपना अलग घर बसा लेगी।
उसका घर तो उजड़ ही गया है, फिर अपनी निरंतर उपस्थिति से किसी के हरे भरे संसार को क्यों उजाड़े? वह भी एक ऐसे व्यक्ति का घर जिसने उसे संकट के समय न केवल संबल दिया, बल्कि मान सम्मान से जीने का अवसर भी दिया। अखबार में विज्ञापन देखकर उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। विवाह के पूर्व वह ऑफिस में सेक्रेटरी रही थी। 2 वर्ष का अनुभव था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत अवश्य सफल होगी। घर में किसी को बताए बिना जॉब के लिए अप्लाई करना उसे अपराधबोध से ग्रसित कर रहा था। उसे लग रहा था कहीं नरेश भैया उसके प्रयत्न को अपना अपमान न समझें। पर अगर उसे आत्मसम्मान के साथ जीना है तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वह दूसरों के सुखों पर ग्रहण बनकर अविश्वास के वातावरण में जीती रहेगी? उसने सोचा था कि जब जॉब मिल जाएगा तब उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए समझा लूंगी। एक दिन उसको बाहर जाते देखकर प्रीति भाभी ने झल्लाकर उसे प्रश्न किया, तब उसने नम्रता से कहा, दीदी दीप्ति अब बड़ी हो गई है, कब तक यूं ही खाली बैठी रहूंगी? सोचकर 1-2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है। आज एक जगह इंटरव्यू है, शायद सफलता मिल जाए। प्रीति भाभी तो कुछ नहीं बोली थी, पर नरेश भैया अवश्य नाराज हुए थे। पर उसकी बात सुनकर जैसा तुम चाहो वैसा करो कहकर उन्होंने भी मौन स्वीकृति दे दी थी। आखिर उसका प्रयास सफल हुआ, उसे नौकरी मिल ही गई। वेतन जरूर कम था पर आत्मसम्मान से जीने की राह अवश्य मिल गई थी। नौकरी मिलने के महीने भर पश्चात ही प्रणीता ने ऑफिस के समीप ही एक घर किराए पर ले लिया था। यद्यपि उसके निर्णय से नरेश भैया ने स्वयं को अपमानित महसूस किया था, किंतु उसके कहने पर कि यहाँ से ऑफिस दूर पड़ता है तथा आने जाने में परेशानी होने के कारण उसे अलग घर लेने का निर्णय करना पड़ा। सुनकर वह सहज हो गए थे, किंतु प्रीति भाभी के चेहरे पर उसने मुद्दतों के पश्चात संतोष की छाया देखी थी। अगला भाग देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।